तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप कि आप लोग मस्त इंजॉय कर रहे होंगे। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस। तो उसका लेक्चर नंबर 3 है ये। तो इसमें हम लोग देखेंगे मानव में श्वसन, रेस्पिरेशन क्या होता है। तो सभी सजीवों में, चाहे पौधे हो या जंतु हो, श्वसन एक निरंतर चलने वाली क्या है? जैविक प्रक्रिया है। इसमें शरीर और वातावरण के बीच गैसीय आदान प्रदान होता है, जिसके लिए पौधों में रंध्र और नलियां होती है और जंतुओं में गलफड़े, त्वचा या फेफड़े और नलियों की विशेष व्यवस्था होती है। क्या होता है? विशेष व्यवस्था होता है। यदि हम हमारे शरीर में मुख्य रूप से देखें तो दो फेफड़े और श्वसन संबंधित नलियों के जरिए गैसीय आदान प्रदान की व्यवस्था है। दाएं फेफड़े का आकार बाएं फेफड़े से थोड़ा सा बड़ा होता है। अब हम थोड़ा सा फेफड़ा के बारे में जान लेते हैं कि उसकी बनावट कैसी है। फिर हम जानेंगे उसका कार्य क्या होता है, कि वह कार्य कैसे करता है। तो चलो हम लोग जान लेते हैं। हमारे शरीर में हवा कहाँ से जाता है? सबसे शुरू किस अंग से होते हुए जाता है? तो नासा द्वार से होते हुए जाता है। नासा द्वार मतलब नसल पैसेज। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन युक्त वायु फेफड़े के अंदर जाता है तथा CO2 गैस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन्हीं नासा द्वार फेफड़ों द्वारा शरीर से बाहर जाता है। तो इतना समझ आ गया। इसको हम लोग रोज करते हैं। सांस अंदर लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। तो इसमें नाक का मुख्य भूमिका होता है। नासा द्वार के पीछे स्थित बाल, हमारे नाक में बाल होते हैं ना, हाँ वही, और उसमें कुछ म्यूकस होते हैं। ये क्या करते हैं कि धूल कण, बीजाणु परागकण आदि सबको उसी नली में रोक देते हैं। और म्यूकस क्या करता है? सूक्ष्म जीव, धूल कण आदि को पकड़ लेता है, जिससे हमारा वायु शुद्ध हो जाता है और वह फेफड़े की ओर आगे बढ़ जाता है। फिर वह वायु ग्रासनी में आता है, मतलब फायरांस में आता है। मुंह और नासा के बीच गले का एक भाग होता है फायरांस, जो ग्रास नली और श्वसन नली ऊपर छोटा सा होता है। फायरांस वर्टिब्रेट्स मतलब कशेरुकी, अकशेरुकी दोनों में पाया जाता है। ग्रासनी ही भोजन और वायु को क्रमशः क्या करता है? ग्रासिका और लाइरेंस मतलब स्वयंत्र में ले जाता है। कंठ भी बोल सकते हैं स्वयंत्र को। अब वायु कहाँ पहुंच गया? लाइरेंस मतलब कंठ में पहुंच गया। इसका प्राथमिक कार्य यह है कि सांस लेते समय निचले श्वसन पथ को ग्रास नली में प्रवेश करने वाले भोजन से बचाना। इसमें स्वर भी उत्पन्न होता है। ये कंठ का बहुत ही ज्यादा उपयोग होता है, इसलिए इसे बायस बॉक्स भी कहा जाता है। तो इसका मुख्य कार्य समझ आया कि यह क्या करता है कि श्वास नली में भोजन को जाने से रोकता है और स्वर उत्पन्न करने में क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। तो लाइरेंस का समझ आ गया। अब वायु ट्रैकिया में पहुंच जाता है, मतलब श्वास नली में पहुंच जाता है। हवा के लिए यह क्या करता है? मार्ग बनाता है। इसके अलावा यह धूल, पराग और अन्य एलर्जी जैसे पदार्थों या कणों को वहीं पर रोक देता है, मतलब फेफड़ा में जाने से क्या करता है? रोक देता है। अब यह वायु कहाँ पहुंचता है? रिंग ऑफ कार्टिलेज मतलब कार्टिलेज का बना रिंग, हिंदी में क्या बोलेंगे? उपस्थि बोले। श्वसन नली के उपस्थि इसे छल्ले मतलब रिंग के समान बनाए रखता है, और जब हवा नहीं रहता है तब भी उसे पिचकने नहीं देता है। आप लोग पाइप को देखे होंगे, कुछ ऐसे पाइप रहते हैं जिसमें पानी नहीं रहता है तो आप पिचक जाते हैं, मतलब सिकुड़ जाते हैं। और कुछ ऐसे पाइप रहते हैं जिसमें रहे चाहे ना रहे वह पिचकता नहीं है। उसी प्रकार हमारा ये रिंग ऑफ कार्टिलेज रहता है। अगर इसमें श्वसन नहीं होगा फिर भी यह पिचकता नहीं है। तो रिंग ऑफ कार्टिलेज समझ आ गया। अब ये देख रहे हो, ये जो शाखा में बटा इसे क्या कहते हैं? ब्रोंची कहते हैं, मतलब श्वासनी कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं लंग्स, कि लंग्स का क्या कार्य है। फेफड़ों का मुख्य काम क्या होता है? वातावरण से वायु लेकर उसे रक्त परिसंचरण में मिलाना और रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके उसे बाहर छोड़ना, मतलब वातावरण में छोड़ना। अब ये रक्त परिसंचरण क्या है, इसको हम लोग अगले वीडियो में एकदम विस्तार पूर्वक से जानेंगे। फिर ये जो आपको गोल गोल दिख रहा है छोटा छोटा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एल्वोली कहते हैं। यही गैसीय एक्सचेंज का कार्य करता है, मतलब ऑक्सीजन को अंदर लेता है और CO2 को बाहर छोड़ता है, मतलब एल्वोली इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब इसके सबसे नीचे में आ जाएं तो ये वाला जो भाग देख रहे हैं ये होता है डायाफ्राम। डायाफ्राम का क्या होता है? यह भी श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे? जब हम लंग्स फुलाते हैं तो श्वसन अंदर लेते हैं तो यह अपना आकार छोटा कर लेता है, और जब हम
छोड़ते हैं तो यह अपना आकार बड़ा कर लेता है, मतलब छोटा बड़ा होता है, जिससे क्या होता है कि लंग्स को फूलने और सिकुड़ने में सहायता प्रदान होता है। अब हम लोग देख लेते हैं पसलियां, मतलब इसके ऊपर का कवच जो क्या करता है, लंग्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, मतलब सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे कि कर्ण के पास कवच था, उसी प्रकार ये हमारे हड्डियों का कवच है जो हमारे लंग्स को सुरक्षा प्रदान करते हैं। अब आप लोगों को इतना तो समझ आ गया होगा कि कौन सा अंग क्या कार्य करता है। अब हम सांस लेते हैं तो इसमें दो प्रक्रिया होता है। कौन कौन सा? एक अंदर लेना और एक बाहर छोड़ना, मतलब सांस अंदर लेना और सांस बाहर छोड़ना। जब अंदर लेते हैं तो इसे क्या कहते हैं? निःश्वासन, इंग्लिश में इंस्पायरेशन। और जब बाहर छोड़ते हैं तो निःश्वासन, मतलब एक्सपायरेशन। निःश्वासन मतलब अंदर लेना और निःश्वासन मतलब बाहर छोड़ना। तो जब हम वायु को अंदर लेते हैं तो कौन कौन सा गैस होता है? नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट होता है? 0.03% होता है। और जब निःश्वासन होता है, मतलब वायु को हम बाहर छोड़ते हैं, तो इसमें क्या क्या होता है? नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 17% और कार्बन डाइऑक्साइड 4%। तो इसमें आप देख रहे हो कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कैसे बढ़ गई जब हम लोग छोड़े। तो इस प्रक्रिया को आपको समझने के लिए कोशिका में होने वाली प्रक्रिया को समझना होगा। तो चलो हम लोग समझते हैं। आप लोगों को याद होगा कि हमने पढ़ा था कि कोशिकाओं तक खाद्य पदार्थ जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ग्लूकोज एवं गैस कौन पहुंचाता है? तो रक्त पहुंचाता है। इन सबसे हमें क्या होता है? ऊर्जा प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए हम ग्लूकोज की बात करें तो कोशिकाओं में ग्लूकोज का यदि अपघटन मतलब डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में हो सकता है। और इससे क्या होता है? मतलब ग्लूकोज के डिकम्पोजिशन से क्या होता है? हमें ऊर्जा प्राप्त होता है, मतलब एनर्जी मिलता है। हमारे शरीर की अधिकांश कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊर्जा प्राप्त होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं, मतलब उसी में एनर्जी बनता है। अब ऊर्जा बन गया तो उसको रखेगा क्या? जैसे कि हम लोग धान की खेती करते हैं तो उसको रखते क्या है? बोरी में रखते हैं, घर में बोरी में कर करके रखते हैं उसको लाइन से। उसी प्रकार जब एनर्जी बन जाता है तो उसे एटीपी के रूप में संचित कर लिया जाता है, मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित कर लिया जाता है। और इसलिए इसे क्या कहते हैं? एनर्जी मुद्रा भी कहते हैं। अब हम लोग यह देख लेते हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज क्या बनाता है और अनुपस्थिति में क्या बनाता है। ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में पायरुट बनाता है जो कि क्या होता है? 3 कार्बन वाला होता है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया में मतलब अधिकांश कोशिका में होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में चला गया तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O मतलब जल प्लस एनर्जी बनाता है। तो एनर्जी तो हमारा एटीपी के रूप में संचित हो जाता है और CO2 बाहर निकल जाता है। और अनुपस्थिति में क्या बनाता है? ये लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा बनाता है जो कि पेशीय ऊतक में होता है। किसमें होता है? पेशीय ऊतक में होता है। और एथेनॉल प्लस CO2 प्लस ऊर्जा बनाता है। ये किस में होता है? यीस्ट और पौधों की कोशिकाओं में होता है। तो समझ आ गया कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में और अनुपस्थिति में ग्लूकोज क्या क्या बनाता है। तो ये रहा आपका ग्लूकोज का अपघटन की प्रक्रिया। तो समझ आ गया कि हम लोग सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड कम और छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड क्यों ज्यादा हो जाता है? क्योंकि ऑक्सीजन का खपत हो जाता है और CO2 ज्यादा उत्पाद में बन जाता है। तो समझ आ गया आज की प्रक्रिया कि मानव में श्वसन कैसे होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।